जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के ईवीएस पोर्शन के बारे में। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जिसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी के प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। टोटल 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट होता है। जैसा कि आपके हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्रैक्टिस सेशन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे आप कमेंट करिएगा। अंतिम में आपने 30 में से कितने सही उत्तर दिए हैं वो बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है? प्रश्नों की संख्या 30 होगी। पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पेट के अंदर भोजन के पाचन के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक होता है, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसको उसके पाचन के लिए क्या आवश्यक होगा? क्या क्षारीय होना, या फिर आपका अम्लीय, या फिर उदासीन, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भोजन का पाचन होता है हमारे पेट में वो किसके कारण होता है? HCl के कारण। HCl यानी कि अम्ल। ठीक है, तो अम्ल यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये हमारे भोजन को पचाता है और जो भोजन में बैक्टीरिया इत्यादि चले जाते हैं उनको, उन हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बावड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बावड़ी क्या है पहले ये जानिए, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? तो क्या यह केवल सिंचाई, ये जो पानी संरक्षण से संबंधित था, तो क्या केवल सिंचाई के लिए है, या फिर वर्षा का जल संरक्षण और भंडारण के लिए, या फिर मछली पालन के लिए, या फिर क्वेश्चन डी का ऑप्शन डी का रहा है कपड़े धोने के लिए? तो बावड़ी क्या था? बावड़ी एक कुआं था जिसमें वर्षा का जल संचारण और भंडारण करने के लिए ये बनाए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पक्षी कौन सा है जो अपने साथी के लिए तुरंत मतलब सुंदर घोंसला बनाता है और मादा उसमें सबसे अच्छा घोंसला चुन करके उसमें अंडे रखती है? यानी कि कौन सा वह पक्षी है जो मादा मतलब मेल वाला बनाएगा और फीमेल उसमें सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर घोंसला चुन करके उसमें अंडे रखेगी? तो ऑप्शन ए कह रहा है दार्जिलिंग चिड़िया, बी कह रहा है शकरकोरा, सी कह रहा है बीवर पक्षी और डी कह रहा है वसंत गौरैया। तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी बीवर पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपनी कक्षा में जड़ यानी कि रूट के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस जड़ के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगी? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें जड़ नहीं है? ठीक है, तो क्या गाजर नहीं है, मूली नहीं है, आलू नहीं है, शकरकंदी नहीं है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आलू जो है एक तरह का तना होता है, जड़ नहीं होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा पढ़ाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम को किन मुख्य 6 थीमों से विभाजित किया गया है? तो किससे किया गया है आपका? ऑप्शन ए कह रहा है कि भोजन पानी हवा आवास कपड़े यात्रा, या फिर आपका परिवार मित्र भोजन पानी आवास यात्रा। ऑप्शन सी कह रहा है कि पौधे जानवर भोजन पानी हवा मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा गणित भाषा व कला। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? एनसीएफ 2005 की जो मुख्य थीमें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मुख्य थीम ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ऑप्शन बी में है परिवार मित्र भोजन पानी आवास यात्रा, हम कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो ये आपकी मुख्य 6 थीमें होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोचमपल्ली साड़ी बुनाई के लिए कौन सी शैली है? मतलब ये बुनाई की एक शैली है, यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो पोचमपल्ली क्या है? देखिए, पोचमपल्ली एक गांव भी है और यह साड़ी पर छपाई का काम भी करती है। ठीक है, यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो साड़ी पर बुनाई करते हैं। पोचमपल्ली दोनों चीज़ें, गाँव और साड़ी पर बुनाई। तो ये कहाँ से संबंधित है? क्या तमिलनाडु से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, या फिर आपका आंध्र प्रदेश से? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ पे बन रही होगी आपको? तेलंगाना लगाएं या फिर आंध्र प्रदेश लगाएं? तो यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा तेलंगाना के साथ। तेलंगाना में जो है आपका पोचमपल्ली गांव भी है और यहाँ पर साड़ी बुनाई का मुख्य काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ईवीएस शिक्षण के सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? तो जो ईवीएस शिक्षण होता है उसमें सहयोगात्मक अधिगम किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है
ऑप्शन ए कह रहा है यह छात्रों के बीच स्पर्धा बढ़ाता है, तो स्पर्धा नहीं बढ़ाता है। यह शिक्षक को कार्यभार करता है, तो नहीं, ये शिक्षक को कार्यभार समूह कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है यह सहकर्मी शिक्षण और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है, तो हाँ बिल्कुल, जो आप प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बच्चों को करने के लिए, यह सहयोगात्मक अधिगम सहयोगात्मक अधिगम जो होता है, इससे बच्चों का सहकर्मी शिक्षण और सामाजिक कौशल को इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है, जो छोटी है बहुत तीखी होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्या हल्दी है, काली मिर्च है, जीरा या फिर सौंफ? तो सही जवाब जाएगा काली मिर्च के साथ। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब है। मसालों का राजा कौन कहलाता है? काली मिर्च कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में एक ईवीएस शिक्षक को श्रव्य बाधित बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? श्रव्य बाधित यानी कि सुनने में समस्या हो, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? उसे पंक्ति में सबसे पीछे बैठाएंगे? क्या यह विकल्प उचित होगा? तो नहीं, आप ये सबसे पीछे नहीं बैठाएंगे। उसे केवल लिखित कार्य देना सही है? तो नहीं, केवल लिखित कार्य देना सही नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि बोलते समय बच्चों की ओर देखना चाहिए ताकि वो होंठ पढ़ सकें और दृश्य सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। जो बच्चे सुन ना पा रहे हों तो उनकी तरफ आप देख करके बोलेंगे, तो आपके होंठों को वो समझ सकेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ दृश्य सामग्री यानी देखने वाली सामान हो, टीएलएम हो, उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का समूह का चयन करना, यानी कि भारत में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि टोटल 4 प्रकार के जहरीले सांप पूरे भारत में पाए जाते हैं, तो उसका चयन करना है। क्या अजगर नाग दुबैया करैत है, या फिर नाग करैत दुबैया अफाई है, या फिर किंग कोबरा अजगर धमान करैत है, या फिर अफाई नाग अजगर पानी वाला सांप है? तो जो जहरीले सांपों का समूह है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी नाग करैत दुबैया और अफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा कि कक्षा 4 के छात्रों को जानवरों के कान विषय पढ़ाते समय एक शिक्षिका यह स्पष्ट करती है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो वे क्या करते हैं? यानी कि जो जानवर होते हैं जिनके कान बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो वो क्या अंडे देते हैं, या फिर आप वो बच्चे देते हैं, या फिर वो ठंडे खून वाले होते हैं, या फिर सर्पसारी होते हैं? तो देखिए जिनके कान बाहर के लिए निकले रहेंगे वो क्या करेंगे? वो बच्चे देते हैं। और जिनके कान मतलब जितने जानवर होते हैं सभी कान होते हैं ना, तो उनके कान बाहर के लिए निकले होते हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चे देते हैं। कुछ चिड़िया के बारे में पढ़ाएगा तो कुछ चिड़िया या सर्पसारी होते हैं, वो उनके कान बाहर नहीं निकले होते, उनको सिर्फ छिद्र होता है, तो वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण है क्योंकि, तो क्यों? यह एक निश्चित समय अवधि में बच्चे के काम और प्रगति का एक वाक्य संग्रह है। तो देखिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यही आप सही विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है वो किसी एक निश्चित समय में बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, कहाँ पर सरलता से सीख रहा है, उसका पूरा विवरण होता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब कदम रखा? तो जो भारत की पहली पर्वतारोही रही बछेंद्री पाल, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब कदम रखी या कब ये चढ़ी वहाँ पर? तो क्या 23 मई 1984, 26 जनवरी 1990, 15 अगस्त 1988 या 2 अक्टूबर 1992? तो सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ 23 मई 1984। ठीक है, 23 मई 1984 पर्वतारोही बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8900 मीटर। आप बताएंगे कितना? 8900 मीटर आप बताएंगे। एनसीईआरटी में आपको बताया गया है, और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि, तो यानी कि जो पका हुआ चावल होता है, बना हुआ चावल, उसको रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रहता है अपेक्षाकृत बाहर रखने से। तो क्यों ऐसा होता है? क्या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी करें रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होता है जो कि रोगाणु को मार देता है, फिर कम तापमान पर भोजन में नमी बढ़ जाती है, या फिर चावल में रोगाणु नहीं होते हैं? तो यहाँ पर देखिए जब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ठीक है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए आपका बना हुआ चावल रेफ्रिजरेटर में रखने पर सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट।
15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ईवीएस की कक्षा में शिक्षक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में जुड़े उदाहरणों का उपयोग करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? छात्रों को मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करना नहीं सही होगा, समय व्यतीत करना नहीं सही होगा। तो फिर सही क्या है? अवधारणात्मक समझ को सुगम बनाना और छात्रों के पूर्व अनुभवों को जोड़ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, उस जानवर का नाम बताइए जिसके जो सामने के दांत होते हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं और उन्हें बहुत लंबा होने से रोकने के लिए वो चीज़ों को कुतरता रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्ली, गिलहरी, कुत्ता और बाघ। ठीक है, तो ये जो सही जवाब जाएगा, जिस जानवर के दांत बढ़ते हैं वो होते हैं गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को कुतरती रहती है, और सेम चीज़ चूहों के साथ भी होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका सीटेट है वो गिलहरी को ही सही उत्तर मानता है। नेक्स्ट, पुराने समय में लोग लंबी यात्रा के दौरान पानी ले जाने के लिए किसका उपयोग करते थे? प्लास्टिक की बोतलों का, कांच के जार का, चमड़े के मशक का, या फिर धातु के बड़े कंटेनर का? तो देखिए, जो पुराने समय में लोग होते थे वो यात्रा में जब जाते थे, ठीक है, तो किसका प्रयोग करते थे? आपका ऑप्शन सी, चमड़े के मशक का प्रयोग करते थे, यानी कि लेदर बैग्स का प्रयोग करते थे पानी ले जाने के लिए, जिससे पानी ठंडा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियाँ शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें पूछा है नहीं है। तो क्या छात्रों में कल्पनाशील जीवन और सृजनात्मकता का विकास करना, या फिर विषय में रुचि पैदा करना, या फिर छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करना, या फिर स्थानीय और वैश्विक संदर्भों में जुड़ने से मदद करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि नहीं के वे में, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल परिवार में शामिल होता है, तो जो परिवार यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं भारत में, कौन कौन से? एकल परिवार और दूसरा होता है आपका वृहद परिवार कहते हो, या फिर इसको विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। तो एकल परिवार के बारे में बात की तो इसमें एकल परिवार में कौन कौन होता है? तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, माता पिता अविवाहित बच्चे एकल परिवार में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी मापता है और उसे वास्तविक दूरी में बदलने के लिए मानचित्र पर दिए गए पैमाने का इस्तेमाल करता है। वह दर्शाता है कि, तो क्या दर्शाता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दिशा कौशल, या फिर चित्रण कौशल, या फिर गणितीय और विश्लेषणात्मक कौशल, मानचित्र कौशल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि गणितीय और विश्लेषणात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है? तो एकदम आसान सा सवाल है, कौन सा पदार्थ है जो नहीं घुलता है? तो क्या चीनी घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है, शहद भी घुल जाता है, लेकिन जो आपका चॉक पाउडर है ऑप्शन डी, ये पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? क्या भ्रमण के उद्देश्य से पहले स्पष्ट नहीं करना चाहिए, या फिर बच्चों को बिना किसी सूचना के तैयारी या निर्देश नहीं ले जाना चाहिए? फिर भ्रमण के दौरान अवलोकन और नोट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? फिर भ्रमण के बाद कक्षा में चर्चा का आयोजन नहीं करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को बिना किसी पूर्व जानकारी निर्देशन के नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, भ्रमण के बारे में बच्चों को पहले से उसके उद्देश्यों का स्पष्ट बता देना चाहिए। ठीक है, देखिएगा 22 हो गया, ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, बिना किसी पूर्व तैयारी या निर्देशन के ले जाना, मतलब बच्चों को किसी तरह का उसका मतलब भ्रमण के उद्देश्यों को पहले स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस लिए जाना है। भ्रमण के दौरान अवलोकन और नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भ्रमण के बाद उसी भ्रमण के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब में जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर पर स्थित राज्यों का सही समूह कौन सा है? यानी कि जो आपका नक्शा होता है ये वाला, ये। ठीक है, तो इधर का पूछा है इसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पश्चिम बंगाल आपका इधर चला जाता है तो ये कटेगा, और आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ इधर चला आता है तो ये कटेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्षों के संरक्षण की अवधारणा के बारे में बच्चों का संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा? सही जवाब जाएगा प्रत्येक
कौन सी है यहाँ पर पूछा ना, मृदा संरक्षण के लिए कौन सी है? तो केबल वाले हमेशा बताते हैं हम आपको, निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये कट जाएगा। लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, तो ये भी कटेगा। क्या करना सही हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे को एक पौधे को अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चों का संरक्षण करते हैं तो बच्चों से क्या करना चाहिए? एक पौधा लगाएं बच्चे और उसकी देखभाल करें, उसका संरक्षण करें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है, घाव भरने से लंबा समय लगता है घाव भरने में, तो उसे किस विटामिन की कमी होने की संभावना है? ए, बी, सी, डी। तो कौन से विटामिन की कमी है उसमें? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका जल थीम पढ़ाते समय बच्चों से पूछती है, अगर आपके घर में एक हफ्ते तक पानी न आए तो क्या होगा? तो इस प्रकार का जब प्रश्न पूछेगी तो बच्चों में क्या हो जाएगा? वो चिंतनात्मक कौशल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों की सामान्य जानकारी की जांच करना नहीं, बच्चों को डराना नहीं, बच्चों की कल्पनाशील और चिंतन कौशल को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतख के पैर तैरने के अनुकूल होते हैं, यानी बतख देखते हो आप, वो तैरने के लिए अनुकूलित रहता है, पानी में रहता है, तैरा करता है पैरों से ही। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पैर नुकीले और तेज नाखून वाले होते हैं इसलिए, या फिर लंबे पतले होते हैं इसलिए, या फिर झिल्लीदार होते हैं इसलिए, या फिर ऑप्शन डी करें बहुत छोटे होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप ये बताना, ठीक है। तो ये इसके पैर झिल्लीदार होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक बीज अनुकरण की अवधारणा को सीखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या अपना सकता है? तो बीज अंकुरित करने की, यानी बीज अंकुरन की अवधारणा सिखाने के लिए क्या करेगा? क्या अंकुरण को चार्ट दिखाएगा? तो इससे क्या बच्चे सीखेंगे? नहीं। श्याम पट पर चित्र बनाएगा, समझाएगा? नहीं। छात्रों से बीज बोने और अंकुरित होने के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए कहेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल की अनुवांशिकी के अपने प्रसिद्ध प्रयोग पौधे पर किया था, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, अनुवांशिकी का प्रयोग किस पौधे पर किया था? क्या गुलाब के पौधे पर, मटर, तुलसी या फिर नीम? तो सब आप सभी जानते हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में रचनात्मक अवकलन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या छात्रों को पास फेल करना? तो नहीं, छात्रों को पास फेल करना नहीं होता है। शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और फीडबैक देना। तो हाँ, जो आपका अवलोकन करना होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और प्रगति का फीडबैक प्रदान करना आपका होता है। इस जो आपका और सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसमें शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों तरह का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें से जिस छात्र का जो है आकलन करेंगे उसका फीडबैक शामिल होगा, ठीक है। उसके साथी जो होंगे, बच्चे के साथी, उनका भी फीडबैक और टीचर का भी। तो ये तीनों मिलाकर रचनात्मक अवलोकन किया जाता है, CCE, ठीक है, यानी कि शैक्षिक और सहशैक्षिक। तो आज के ये थे टोटल 30 प्रश्न। आप अब ये बताएं कि आपने 30 में से कितने सही विकल्प बताए हैं वो बताएं, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में सही जानकारी बताएं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।